आज हम सीखेंगे टीडीएस रिटर्न फाइल कैसे करें। खासकर ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं किया है पहले, या जो इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, या ऐसे बच्चे जो कंपनी में काम करने के लिए जाना चाहते हैं और कंपनी में उन्हें जॉब लग गई है, उन्हें टीडीएस रिटर्न की फाइलिंग करनी है। तो हमने तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम किया हुआ है जिसमें सॉफ्टवेयर सारा कुछ खुद कर लेता है, बस हमें उसमें डाटा फिल करना। बट आज का ये जो वीडियो है ये है कि आप ऑफलाइन यूटिलिटीज से कैसे टीडीएस का डाटा प्रिपेयर करेंगे और रिटर्न फाइल करेंगे। इन सबसे पहले कि हम प्रॉपर डाटा कैसे मेंटेन करें, जो डेटा हमारा मेंटेन करना है वो कैसे करें, ये भी हमें जानना होगा। क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना होगा, अपने माइंड में रखना होगा, ताकि हमारा काम स्मूथली हो, कोई दिक्कत ना है। तो हमने आप लोगों के लिए खास करके एक सीट प्रिपेयर किया हुआ है जिसमें आपको सारी चीजों की जानकारी दी जाएगी। सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं कीप इन माइंड, कि अपने दिमाग में क्या रखना है। तो जो भी आपका एक्सपेंस है, बात कर रहे हैं एक्सपेंस की, गुड्स की, गुड्स पे भी जो होता है उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। उस पे जो टीडीएस या टीसीएस का डिडक्शन होता है उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। आज हम सर्विस की बात कर रहे हैं कि सर्विसेज पे जो 26Q फॉर्म के अंदर जाता है। तो एक्सपेंस का इनवॉइस जब हमें मिलता है तो हम अपने बुक्स में, जो हमारा बुक है उसमें हम एंट्री करते हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी। अब मान लेते हैं कि कोई फी, ऑडिट फी में हमें 20,000 बेसिक वैल्यू का इनवॉइस दिया, जीएसटी नहीं लगाया उसने, अभी जीएसटी नहीं है उसके पास। तो हम अपने यहाँ एंट्री करते हैं ऑडिट फीस डेबिट टू पार्टी नेम, सीए का नाम। टीडीएस की चर्चा ही नहीं करते थे, क्यों नहीं करते? क्या कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें इतना पता होता है कि हम अगर टीडीएस काटे तो एक्सपेंस से अलाउबल हो जाएगा, डिसअलाउ नहीं होगा? या ऐसे होते हैं कि वो काट लेते हैं, टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं। लेकिन टीडीएस डिडक्ट हम कब कर सकते हैं ये भी जानना हमें। सबसे पहले जब भी हम जहां भी काम करेंगे हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम कंपनी में नहीं, कंपनी में है तो उसके पास टैन नंबर होता है, टैन ऑलरेडी अलॉटेड होता है। लेकिन जो अदर देन कंपनीज हैं, पार्टनरशिप है, एचयूएफ है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, वहां पे हमें टैन नंबर, टैन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। वहाँ टैन नंबर नहीं होता है, वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। यदि जो अदर देन कंपनीज हैं वो टैक्स ऑडिट में आते हैं, 44AB उनके लिए लेवल है, तब तो उन्हें टैन नंबर लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज वॉलेंट्री भी है कि आप टैन लेना चाहे तो टैन ले सकते हैं, टैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास टैन होगा तभी हम टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेबल है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम टीडीएस डिडक्ट किस अमाउंट पर कर सकते हैं और किस अमाउंट पे नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों से एक चीज पहले ध्यान रखते हैं कि एक्सपेंस का बिल, जो हमारा इनवॉइस वो, और जो हमने पेमेंट किया, कभी कभी ऐसा होता है कि हम एडवांस पेमेंट कर देते हैं अपने पार्टी को। एडवांस पेमेंट करते हैं तो उस टाइम में भी हमें टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो एक चीज याद रखना है कि एक्सपेंस का बिल और एडवांस पेमेंट, इस दोनों में से जिसका डेट पहले हो उस डेट को हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे और उसे ही हम डिडक्शन डेट मानेंगे, जो आगे हमें काम आएगी डिडक्शन डेट। तो बिल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो उस टाइम में हम टीडीएस की एंट्री करेंगे। अगर हमारे पास 20,000 का ऑडिट फी का बिल आया तो हम उस पर काटेंगे, नहीं काटेंगे। तो इनके लिए आपको सेक्शन याद रखना पड़ेगा कि ये कौन से सेक्शन में ये आता है, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, कौन से रेट के अकॉर्डिंग हम इसे टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो हमारे पास
हमने आप लोग के हेल्प के लिए कि ताकि आपको आसानी रहे उसके लिए हमने बना रखा है कि ये मेन मेन ऐसे सेक्शन है जो आपके काम आएंगे, जो आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ भी ये रेगुलर यूज होते हैं, ये चीज़ पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये रेगुलर यूज के है सेक्शन सारे जो भी है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो जो हमारा ऑडिट फी है वो हमारा आता है 194 जे, 194 जे। ठीक है, उसमें प्रोफेशनल फी यानी JB में आता है। तो इसके लिए है 10%, तो हम 10% करेंगे। इसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 30,000 यानी 30,000 अगर हो तो। लेकिन यहाँ 20,000 है तो हम TDS डिडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन यही अगर बिल 30,000 बेसिक वैल्यू का होता है तो हम फिर डिडक्ट करते हैं। फिर हम एंट्री क्या करते हैं? ऑडिट फीस डेबिट टू TDS पेबल 194 JB 3,000 3,000 टू पार्टी अकाउंट यानी CA का नाम फर्म जो भी हो 27,000, और हमें 27,000 पे करना होगा। अगर हमें पहले ही पे करना है तो हम ये पता कर लेंगे कि उनका इनवाइट कितने का होगा आगे। अगर 30,000 का पेमेंट होना है तो समझ जाएंगे कि 10% डिस्काउंट कर, सॉरी TDS का डिडक्ट कर लेंगे और 3,000 काट के 27,000 रुपये पे कर देंगे, तो उस टाइम में वो एंट्री हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जिन लोगों को ये सीट चाहिए होगा मुझे कमेंट में अपना ईमेल आईडी दे दें, हम उनके ईमेल पे डायरेक्ट इस सीट को शेयर कर देंगे। तो हमें ध्यान रखना था एक्सपेंस, फिर पे TDS चालान मंथली। हमें क्या करना है कि जो चालान पे करना है वो हमें मंथली करना होता है। मान लेते हैं कि 10 लोगों का हमने TDS जून के महीने में डिडक्ट कर लिया है, तो क्या 10 लोगों के लिए अलग अलग चालान पे करें? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप 10 लोगों का एक साथ चालान पे कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेक्शन है उसका वो एक होना चाहिए। जो उसमें दो चीजें ध्यान रखनी होती है, एक तो सेक्शन और एक डिडक्टिव टाइप। कंपनी डिडक्टिव है और सेक्शन है तो उसके लिए अलग चालान, अदर देन कंपनी डिडक्टिव है और सेक्शन है उसके लिए अलग चालान। ऐसे करके आपको मंथली चालान पे कराने होंगे, सेक्शन वाइज कराने होंगे। फिर आपको एक सीट प्रिपेयर करके रखना होगा कि कौन से एक्सपेंसेस हैं जिसपे हमने TDS काटा, सर्विसेज वाले एक्सपेंसेस, और कौन से एक्सपेंसेस है जिसपे हम TDS नहीं डिडक्ट किए। ये क्यों जरूरी है? जब टैक्स ऑडिट का टाइम होता है तो उस टाइम में हमसे एक चीज पूछा जाता है उसमें कि कितने ऐसे एक्सपेंस हैं जिन पे TDS डिडक्ट हुआ है और कितने ऐसे एक्सपेंस हैं जिस पे TDS डिडक्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो थ्रेशोल्ड लिमिट को टच नहीं किया तो हमने डिडक्ट नहीं किया। तो ये क्वेश्चन है, इसलिए हमें सीट में प्रॉपर बनाना पड़ेगा। TDS डिडक्ट होगा तो भी और नहीं होगा तो भी। अगर होता है तो हम TDS का अमाउंट डालेंगे, नहीं होता है तो रीजन लिख देंगे कि इस रीजन से नहीं होगा। तो सीट बनाना एकदम जरूरी है और मंथली चालान पे करना होता है। ठीक है, जब सीट बनाएंगे, तीसरा नंबर पर जब सीट बनाएंगे तो उसमें डिडक्टिव का डिटेल्स भी हमारे पास होना चाहिए मास्टर डाटा की तरह, और चालान से जो भी पेमेंट कराएंगे उसका भी डिटेल हम अपने सीट में मेंशन करके रखें। चौथा पॉइंट है कि डिडक्शन का डेट जो होगा, जो मैंने आपको बताया था कि जो डिडक्शन का डेट माना जाएगा वो माना जाएगा कि जो आपका बिल का डेट और पेमेंट का डेट, इस दोनों में से व्हिच एवर इज अर्लियर होगा उसको हम डिडक्शन का डेट मानते हैं। ठीक है, फिर आपको रिटर्न फाइल करने से पहले, ये मैं बात कर रहा हूँ जो ऑफलाइन यूटिलिटी पे फाइल करेंगे। वैसे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है, KDK सॉफ्टवेयर, जीनियस, कंप्यूटेक, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप TDS का डिटेल, जितना भी डिडक्टिव का डिटेल होता है सारा फिल कीजिए, फिर आप अपना फाइल कीजिए, वो ऑटोमेटिक फाइल करते रहते हैं। कंप्यूटर खास करके ऐसा है तो आपके एक क्लिक से खाली कैप्चा डालना है, बाद बाकी सारा काम वही करता है। लेकिन हमें सीखना है चीजें तो हमें ऑफलाइन यूटिलिटी यानी RPU से, रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी से फाइल करना होगा। तो RPU डाउनलोड करने से पहले आपको सिस्टम में ये देखना होगा, मान लेते हैं कि हमारा सिस्टम ये रहा। हम क्या करेंगे, इसमें अपने DSPC पे जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी कि कितना बीट का हमारा सिस्टम है। तो हमने देखा कि 64 बीट है। ठीक है, तो 64 बीट जावा हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि विंडो के लिए 64 बीट के लिए जो भी जावा होगा उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर डाउनलोड कर लीजिएगा जो आपका
आरपीयू है, वो आरपीयू आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आरपीयू कहाँ से डाउनलोड करेंगे उसके लिए भी हमने लिंक दे रखा है कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सारा चीज नीचे में है। ठीक है, यहाँ पे आप, तो जब ये इंस्टॉल हो जाएंगे दोनों चीज, तो एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर लीजिएगा जिससे कि आपका आरपीयू सही से चल सके। अदरवाइज आरपीयू कभी कभी चलती नहीं है तो परेशान हो जाएंगे, तो एक बार रीस्टार्ट जरूर कर लीजिएगा अपने सिस्टम को। अभी सेकेंड ये बात करेंगे कि ये हमने लिंक दे रखा है, आप चाहे तो इस लिंक से जा सकते हैं। सीएसआई फाइल डाउनलोड होता है, अब चालान पेमेंट करना है तो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर ई पे टैक्स में जाना होगा। ठीक है, सीएसआई है, ये मैं आगे बात करूंगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब क्वार्टर को देखते हैं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए खास करके कि फर्स्ट क्वार्टर किसको मानते हैं, अप्रैल टू जून, जिसका टीडीएस रिटर्न फाइल करने का लास्ट डेट होता है 31 जुलाई। सेकेंड क्वार्टर जुलाई टू सितंबर, इसका लास्ट डेट होता है 31 अक्टूबर। डेट एक्सटेंड होते रहते हैं लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते, जो इसका एक्चुअल ड्यू डेट है वही हम कंसिडर करेंगे। थर्ड क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर तक, 31 जनवरी इसका ड्यू डेट। फोर्थ क्वार्टर का रिटर्न फाइल करना हो जनवरी टू मार्च, 31 में, इसमें एक महीने का ज़्यादा एक्सटेंड दिया जाता है। कायदे से 30 अप्रैल होना चाहिए लेकिन नहीं, इसमें 31 मई तक दिया गया, यानी एक महीने ज़्यादा। अगर आप रिटर्न फाइल करने में लेट करते हैं तो आपको 234 ई सेक्शन से 200 रुपये पर डे लेट फाइलिंग फी देना पड़ेगा। जो लेट फी होता है वो पे करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक नोटिस भी आ सकता है 200A के नाम, सेक्शन 200A से, जिसमें आप लेट फाइल किए रहेंगे उसके लिए नोटिस आता है। ठीक है, चालान जो पे करना होता है उसके लिए भी हमने कुछ लिख रखा है। हम नीचे चलते हैं कि अगर हमें चालान पे करना है तो चालान के लिए मैंने क्या बताया कि जितना डिडक्शन कर रहे हैं हर डिडक्टी के लिए, जो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है उसको डिडक्टर बोलते हैं, और जिसका डिडक्ट होता है उसे डिडक्टी कहा जाता है। जिसका पैसा हम काट रहे हैं वो डिडक्टी होता है, और जो डिडक्ट कर रहा है वो डिडक्टर, यानी डिडक्टर और एम्प्लॉयर एक चीज है। एम्प्लॉयर इसलिए यूज किया जाता है कि एम्प्लॉय का अगर टीडीएस करता है तो वहां पर डिडक्टर न यूज करके हम एम्प्लॉयर यूज करते हैं। ठीक है, तो डिडक्टर जो टीडीएस को डिडक्ट करता है एज पर रूल सेक्शन, और जो डिडक्टी है जिसका पैसा डिडक्ट होता है, जिसका अमाउंट डिडक्ट होता है उसे हम डिडक्टी बोलते हैं। अब इसमें भी है कि सबके लिए हमने दे रखा है कि इसका कब तक पे करना है। या तो आप अप्रैल में 4 तारीख को डिडक्ट किए तो 4 को पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 5 को कर सकते हैं। 4 अप्रैल को डिडक्ट किया है, 4 अप्रैल को एक के लिए पे कर दीजिए, 5 अप्रैल को दूसरा का किया दूसरा के लिए कर दीजिए। आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं चालान पेमेंट, और कंसोलिडेटेड भी कर सकते हैं एक साथ। जो मैंने बताया आपको कि दो चीज ध्यान रखें कि सेक्शन और टाइप ऑफ डिडक्टी ये एक जैसा होना चाहिए। जैसे अब 94C में दो तरफ डिडक्टी है, कंपनी डिडक्टी और अदर देन कंपनी। तो 94C में कंपनी डिडक्टी के लिए अलग चालान, और 94C में अदर देन कंपनी डिडक्टी के लिए अलग चालान पे करेंगे। सबका डेट होता है कि आप टिल और बिफोर पे कर सकते हैं 7 तक, 7 से पहले। ठीक है, 7 या 7 से पहले, लेकिन जो लास्ट मंथ होगा ना मार्च का, जैसे ये देखिए अब लास्ट मंथ मार्च है तो मार्च के लिए क्या है, टिल और बिफोर 13 अप्रैल, यानी इसमें एक महीने का मिलता है टाइम, एक महीने 30 अप्रैल तक आप पे कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरे में देखिए अप्रैल का है तो 7 मई तक, मई का है तो 7 जून तक। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। फिर जो लेट चालान पेमेंट चार्जेस होगा, अगर हम 7 तारीख को पे नहीं करते हैं तो 1.5% पर मंथ हमें पे करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग जिस महीने का बिल है उसको जोड़ के। बिल अप्रैल का और मई में मैंने पे नहीं किया तो अप्रैल और मई यानी 3% पे करना पड़ेगा। ठीक है, चालान अमाउंट को आप पे कर सकते हैं नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, कई सारी चीजें हमने दे रखा। आप इसको चाहे तो पॉज करके इसे पढ़ लेंगे तो भी पता चलेगा। चालान करेक्शन भी हम कर सकते हैं, लेकिन ट्रेसेस लॉग इन करके, ये मैंने स्पेशल कर रखा है। उसमें 4 तरह की चीज आप करेक्शन कर सकते हैं, माइनर हिट, मेजर हिट, सेक्शन और असेसमेंट ईयर। ठीक है, 24Q सैलरी के लिए होता है, और अदर देन सैलरी होगा तो 26Q फॉर्म होगा। 24Q एम्प्लॉय का पैसा डिडक्ट होता है, अमाउंट डिडक्ट होता है, और 26Q में डिडक्टी का डिडक्ट होता है। ओके, फर्स्ट टाइम अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके लिए मैंने भी आपको यहाँ लिख रखा है कि आपको एवयू फाइल और 27A जनरेट करके, पहली बार अगर आपका रिटर्न फाइलिंग है या आपका पिछला कोई
RRR नंबर यानी ओरिजिनल रिसिप्ट नंबर आपका भुला गया है, नहीं है आपके पास, तो आपको पैन सेंटर जाना पड़ेगा। नया वाला जो अभी हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसके लिए 27A FBU जनरेट करके पैन सेंटर जाना होगा और पैन सेंटर जाके आपका ये रिटर्न फाइल होगा। फिर जो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा उससे आप फिर ट्रेसेस पे लॉगिन बना सकते हैं या ट्रेसेस पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर ट्रेसेस ही हम इनकम टैक्स पे लॉगिन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने लिख रखा है इसमें। रिवीजन करेंगे इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, आप चाहे तो इसे पॉज करके देख सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा। जावा कहाँ से करें, तो हम चाहे तो जावा कर सकते हैं। ठीक है, जावा, अब जावा के लिए आप जाएंगे, हमने एक्चुअली जावा इंस्टॉल कर रखा है तो कुछ नहीं लिखना है, जावा 64 बिट डाउनलोड, कई सारे वेबसाइट होते हैं आप कर सकते हैं इंस्टॉल। जावा डाउनलोड फॉर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, अब यहाँ पे है। जब आपको यहाँ देखना है कि जावा है, विंडो है, विंडो ऑफलाइन के लिए है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं विंडो ऑफलाइन, लेकिन यहाँ 64 बिट लिखा है तो क्लियर हमें यही लेना है, तब ये नहीं लेंगे। ओके, हमें लेना है 64 बिट का, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है 64 बिट है। हमने डाउनलोड ऑलरेडी कर रखा है इसलिए हम अभी नहीं कर रहे। फिर उसके बाद हमें आरपीयू डाउनलोड करना है। आरपीयू के लिए हमने लिंक शेयर कर रखा है इसमें, अगर आप देखेंगे तो आरपीयू के लिए हमने लिंक दे रखा है कि इस लिंक पे जाकर आप आरपीयू डाउनलोड कर सकते हैं, या आप लिखिए प्रोटीन टी। ठीक है, प्रोटीन जो NSDL का वेबसाइट था वो वहाँ से हट के अब प्रोटीन टीन में चेंज हो गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आरपीयू डाउनलोड लिख दीजिए, ये रहा आरपीयू डाउनलोड करने के लिए हमें। फिर हम जाएंगे ETDS TCS में, मैंने एक्सेल में मेंशन कर रखा है वो चीज़ें। फिर हम आएंगे आरपीयू, यहाँ लिखा हुआ है आरपीयू पे, फिर हमें मिल जाएगा आरपीयू, ये देखिए 4.8 है आरपीयू का, इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल कुछ हम बातें कर लेते हैं तब तक कि अब इसमें जो सारी चीज़ें, अगर ये आपको सीट चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में अपना ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं आपको ये सीट शेयर कर सकूं। इससे आपको TDS रिटर्न फाइल में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी, आप आसानी से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कि हमारा ये डाउनलोड हो गया या नहीं हुआ, अभी होने वाला है। फिर हमें डिडक्टर्स का डिटेल्स बना के रखना होता है। डिडक्टर डिटेल्स में कि एंटिटी का नाम क्या है, वो प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, तो नहीं ये रखा है, तो एंटिटी नहीं रखा है, तो एंटिटी नाम भले ही हम ये रखते हैं लेकिन हम जब भी फिल करेंगे तो प्रोप्राइटर के नाम से ही फिल करेंगे, सिर्फ इंडिविजुअल वाले में। अदर देन इंडिविजुअल होंगे उसमें तो जो नाम होगा उसी नाम से, उसी नाम के लिए टैन से अप्लाई किया जाता है, टैन अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टैन अलॉटेड इन बिहार बट वी कैन यूज द सेम इन अदर स्टेट, हमारा टैन जो है ये बिहार में अलॉट हुआ है, लेकिन हम इसे अदर अदर स्टेट के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर स्टेट के लिए, सभी स्टेट के लिए आपके पास अलग अलग टैन हो, तो आप अलग अलग टैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लाइक ब्रांच के नाम से, ब्रांच ऑफ कंपनी। क्योंकि जब भी टैन अप्लाई करेंगे तो उसमें ऑप्शन आता है कि आपका कंपनी के लिए है या ब्रांच ऑफ कंपनी के लिए है, ब्रांच ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए है, ब्रांच ऑफ पार्टनरशिप के लिए है, तो हम ब्रांच ऑफ करके कर सकते हैं। ठीक है, ब्रांच डिवीजन के नाम से कर सकते हैं। फिर चलान डिटेल करना होता है। चलान डिटेल में क्या क्या चीज़ें भरनी होती है ये भी दिखा देते हैं। चलान डिटेल्स में आपको चलान डेट, चलान नंबर, BSR नंबर जो होता है वो BSR नंबर करना होता है। ठीक है, ये हमने कर रखा है, BSR नंबर करना होता है, हमें डालना एकदम जरूरी है। चलान अमाउंट जो होगा, चलान कितना पे हुआ, चलान का पेड इंटरेस्ट कितना था, चलान अमाउंट कितना था टोटल का, कितना कंज्यूम्ड हुआ है, कितना अनकंज्यूम्ड है, सारी चीज़ें हमें बना कर रखना चाहिए। कंज्यूम्ड बैलेंस अनकंज्यूम्ड बैलेंस कैसे पता करेंगे, मान लेते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में कोई चलान पेमेंट हो गया और उसे हमने कंज्यूम किया ही नहीं, तो उसे हम सेकेंड क्वार्टर में कंज्यूम कर सकते हैं। तो जब भी हम CSI फाइल डाउनलोड करेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर का जो चलान हमने पेमेंट किया था जो कंज्यूम नहीं हुआ है, तो स्टार्ट डेट वो होगा और एंड डेट जो सेकेंड क्वार्टर का हमने लास्ट चलान पेमेंट किया है वो होगा।
अगर अनकंज्यूम बैलेंस पिछला से यूज करना है तो आप पिछले वाले से कर सकते हैं, लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर तक ही हम कर सकते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर और पिछले फाइनेंशियल, उससे पीछे का पोर्टल बंद कर देती है। ठीक है, तो हमें जो अनकंज्यूम्ड बैलेंस होंगे वो ट्रेसेस को लॉगिन करके देखना होगा। ट्रेसेस तब देख सकते हैं आप जब आप पहले रिटर्न फाइल कर चुके हैं और लॉगिन बना चुके हैं। अगर नहीं बना है, पहली बार है, तो पहली बार आप नहीं कर सकते हैं। पहली बार के लिए आपको चालान पे करके पैन सेंटर पे जाके रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, आज हम सीख रहे हैं। फिर इस तरह से हम सीट बनाएंगे जो स्क्रीन, फिर डिडक्टिव डिटेल्स का सीट बना होना चाहिए। ठीक है, डिडक्टिव डिटेल्स में सीरियल नंबर, डेट, पार्टी नेम, एलाइस, पैन, सेक्शन, जो जरूरी चीज़ें हैं सारा। अब जो हमने चालान डिटेल बताया, इसमें हमने देखा है कि चालान अनकंज्यूम्ड है इतना। ये अनकंज्यूम्ड बैलेंस कहाँ से दिखेगा? ट्रेसेस को लॉगिन करेंगे और होम पेज पे ही अनकंज्यूम्ड चालान बैलेंस होता है लिखा हुआ, उसको क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ दिख जाएगा। पहला तो ऐसा अनकंज्यूम चालान बैलेंस होता है जो पिछले क्वार्टर में कुछ ही पार्ट यूज हुआ है अमाउंट, और कुछ पार्ट बचा हुआ, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। और ऐसे भी चालान होते हैं जिसे हमने यूज नहीं किया, मिस्टेक से पे हो गया, और उसका सेक्शन मान लेते हैं कि 92B में हो गया, सैलरी के लिए हो गया, और मुझे यूज करना है 94J में, तो दिक्कत आएगी, आप कर नहीं पाओगे। इसके लिए क्या कर सकते हैं कि 92B वाले सेक्शन को हम रिवाइज कर देंगे, और हम अभी वाला जो सेक्शन है उस सेक्शन में रिवाइज करके अपडेट कर देंगे, तो फिर हम उस चालान को यूज कर सकते हैं। 92 192 का जो चालान है उसको छोड़ के जो भी 26Q में सेक्शन आते हैं, उस चालान में अगर मान लेते हैं कि 94J के जगह 94C पे हो गया है, तो वहाँ रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो 94C से ही यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्म 26Q है जिसमें कई सारे सेक्शन होते हैं, तो फॉर्म तो 26Q जाता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा कि हम कोई भी सेक्शन में पे हुआ है तो भी हम उस चालान को यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या होता है कि जो सेक्शन है उसी सेक्शन के चालान से हम उसे यूटिलाइज करें और कंज्यूम करें उसका बैलेंस। अदरवाइज आप चाहें तो दूसरे सेक्शन वाले चालान से भी यूज कर सकते हैं 26Q वाले फॉर्म के लिए। जो भी सेक्शन आते हैं 24Q में आते हैं 92, इसलिए हमें वहाँ पे सेक्शन चेंज करना पड़ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको बनाना होगा। ये हमने सीखने के पर्पज से किया है कि हम चालान का भी पेमेंट करेंगे और दिखाएंगे आपको कि चालान का पेमेंट कैसे करते हैं। तो हमने डाउनलोड कर रखा है। ये डाउनलोड हो गया होगा, ये देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। ये डाउनलोड हो चुका है, इसमें कई सारे हैं, तो हम एक बार नीचे का पूरा हटा देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसे हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। अब इसमें पहचानेंगे कैसे कि इतने सारे हैं तो कौन से हमारी यूटिलिटी। तो फोल्डर का जो नाम होगा, जैसे TDS RP 4.8 है नाम, इसी नाम से अंदर में भी इसके यूटिलिटी होंगे। तो ये देखिए ये रहा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा यूटिलिटी। यहाँ पे हमें फॉर्म सेलेक्ट करना है कि कौन सा फॉर्म, 26Q है हमारा, 26Q। करेक्शन यानी रिवाइज के लिए करना है, तो उसके लिए कौन सा फाइल की जरूरत होती है, जो अभी हम नहीं कर रहे, ये बाद में करेंगे। अभी हम रेगुलर पे कर रहे हैं। अगर आपके पास पहले से सेव कोई है डाटा जो आप काम कर रहे थे और बीच में बंद करके चले गए, तो सेव डाटा होगा तो उसे यहाँ से यूज कीजिए, नहीं है तो क्लिक टू कंटिन्यू। यहाँ पर आपको देखिए क्वार्टर नहीं आ रहा है, जब तक आप डेट नहीं डालेंगे क्वार्टर नहीं आएगा। हमने फाइनेंशियल ईयर डाल दिया 23। ठीक है, अब हम करेंगे क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर। ठीक है, टाइप ऑफ डिडक्टर हमारे पास सारा डिटेल है पहले से, ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डिटेल पड़ा हुआ है डिडक्टर वाले सीट में। हमने यहाँ से 10 लिया और हम 10 को करेंगे पेस्ट। ठीक है, लास्ट ये है ही नहीं, जो इसमें स्टार लगे ना वो कंपलसरी है करना। परमानेंट अकाउंट नंबर, अभी इस कंपनी का परमानेंट अकाउंट नंबर ये है। ठीक है, आप चाहे तो कंपनी का डिटेल इसमें फिल कर सकते हैं। कंपनी के लिए ये इंडिविजुअल वाला है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
सेम प्रोसेस होता है। फिर यहाँ पे डिडक्टर एम्प्लॉयर जो उसका नाम पूछ रहा है, तो नाम हम ये नहीं लिखेंगे, ये हम लिखेंगे प्रोप्राइटर का नाम। अगर हम उसका नाम दे देंगे आर आर दास डॉट लेखांकन, तो वो फिर फेच नहीं करेगा, वो पैन से वो मैच नहीं करेगा। कंपनी का नाम होगा तो फिर चलेगा, क्योंकि वो पैन से मैच कर जाएगा। इसलिए हमें इसमें पैन के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। ब्रांच में भी आपको लिखना पड़ेगा, अगर है तो बोलता है, लेकिन अगर आप नहीं डालेंगे तो ये एरर में आने लगेगा। तो यहाँ पे फिल करना ज़्यादा बेस्ट है कि आप फिल करके ही चलें। नहीं फिल करेंगे तो एरर आ जाएगा। इसके लिए कंपलसरी नहीं है, फिर भी एरर आ जाएगा। रीजन की जब भी हम टैन अप्लाई करते हैं तो मिस्टेक से अगर ब्रांच डिवीजन चला गया होगा उसमें लिख के, तो यहाँ लिखना जरूरी हो जाता है। ठीक है। फ्लैट नंबर पूछ रहा है, फ्लैट नंबर नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ डाल देता हूँ एड्रेस। जो जरूरी है मैं बस वही डाल रहा हूँ। सेम ऐड कर देना। अगर दोनों जो डिडक्टर है, अब क्या है कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन हो सकता है, एक तो अगर कंपनी है तो डायरेक्टर हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर हो सकता है, इंडिविजुअल है प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर हो सकता है, और ऑथोराइज अगर हम किसी को करना चाहें, रिस्पॉन्सिबल पर्सन किसी को बनाना चाहें, तो वो भी हम बना सकते हैं। तो एक तो जो एम्प्लॉयर है उसका डिटेल जाएगा ही। अगर एम्प्लॉयर सेम है, जैसे हम प्रोप्राइटरशिप है तो उसमें सेम हो जाएगा, तो हम सेम एज एव कर देंगे। लेकिन अगर यही कंपनी होती, कंपनी का डिटेल यहाँ जाता, तो यहाँ पे हम डायरेक्टर का डिटेल डालते हैं, या डायरेक्टर ने जिसको ऑथराइज कर रखा है उनका डिटेल डालते हैं। यहाँ के लिए हम दोनों सेम कर रहे हैं। ठीक है। इसमें यहाँ कंपलसरी तो नहीं लिखा है मेल आईडी, लेकिन हमें फिल करना होगा। नहीं करेंगे तो ये एरर का एक पार्ट आता है जो आपका एरर रिपोर्ट में जनरेट हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा आपको, अदरवाइज ये नहीं फिल करने से वो एरर बताता है कि एरर है। ये बोल रहा है कि क्या आपने पहले, इससे पहले रिटर्न फाइल कर रखा है। अगर कर रखा है, यस करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप पिछले प्रीवियस क्वार्टर में अगर फाइल करेंगे तो आपको ओरिजिनल रिसिप्ट नंबर मिलता है। अगर नहीं है तो उसके लिए हमें पैन सेंटर जाके फिर से जब फाइल करते हैं तो आ जाता है। अगर जो चाहते हैं बनाना, और जिनका मान लीजिए कि फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने फाइल किया और उन्होंने खो दिया, सेकेंड क्वार्टर में कोई भी उनका है ही नहीं लायबिलिटी को टीडीएस पे करके रिटर्न फाइल करें, फिर भी आप चाहें तो 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये से आप रिटर्न फाइल करके एक्नॉलेजमेंट नंबर इस क्वार्टर के लिए ले लेंगे, और इस क्वार्टर से फिर हम फॉरवर्ड करके सारा आईडी पासवर्ड यूज कर सकते हैं। तो आप चाहे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेकेंड क्वार्टर में टीडीएस जब नहीं हुआ है तो हम फाइल ना करें। अगर आपका प्रीवियस इशू चल रहा है प्रीवियस क्वार्टर में, कि आपके पास ना आईडी दिख रहा है, ना पासवर्ड दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है आपके पास, वहाँ पे ओरिजिनल एक्नॉलेजमेंट नंबर का डिमांड हो रहा है वहाँ से, तो हम सेकेंड क्वार्टर में जाके या किसी क्वार्टर में जाके हम रिटर्न फाइल कर देंगे थोड़े से अमाउंट से, 10-20 रुपये से, और जो रिसीट मिलेगा उससे हम रिसेट कर सकते हैं अपने आईडी पासवर्ड को। फिलहाल हमने यहाँ पे नहीं किया है तो नो करेंगे बोलते हैं, अगर यस कर देंगे तो पिछला हमें चाहिए, पिछला हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने नो करके बढ़ गए। ठीक है। अब हम सेव करते चलते हैं, क्योंकि हमारा बीच में अगर कट हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी, तो हम सेव करते हुए से चलते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर बनाते हैं, और इसमें हम इसको सेव कर दिए डाटा को। ये हो गया हमारा। तो हमने फॉर्म कर लिया, अब चालान पे करते हैं। चालान तो हमने जमा ही नहीं किया है, चालान पेमेंट नहीं किया, तो चालान कैसे पेमेंट करेंगे ये देखते हैं। जाएंगे इनकम टैक्स पे, यहाँ पर देखिएगा एकदम क्विक लिंक्स में नीचे में आता है ई पे टैक्स, और एक और हमें ज़रूरत की चीज़ है इसके लिए, डाउनलोड CSFL, ये 2 चीज़ चाहिए होता है। तो ई पे टैक्स पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा टैन नंबर और कोई भी मोबाइल नंबर, टैन नंबर चाहिए, टैन नंबर चाहिए होगा, और कोई भी मोबाइल नंबर। हम टैन, ठीक है, तो हम टैन नंबर लिया, क्योंकि जो चालान की पेमेंट होगी हमारे टैन से होगी। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम सामने वाले पार्टी के पैसे को डिडक्ट कर लेते हैं तो सामने वाले को कैसे मिलेगा। तो पेमेंट तो हम अपने टैन पे करेंगे, लेकिन जो रिटर्न फाइल करेंगे उसमें सामने वाले पार्टी का पैन डालेंगे, और बताएंगे इन इन चालान से इस पार्टी का हमने डिडक्ट किया है। ठीक है। यहाँ टैन डालेंगे, पैन टैन पूछ रहे थे, यहाँ टैन डालेंगे, अपना टैन डालेंगे, यानी डिडक्टर का टैन। जहाँ आप चाहें PTNR 0571
05718 PTNR 05718, ठीक है बिल्कुल। OTP आ चुका है, तो OTP अब हम 115952 क्लिक करते हैं। अब नाम आ गया, किस नाम से है। फिर हम असेसमेंट ईयर चूज करना है, 24-25, तो 2023-24 का आ जाएगा फाइनेंशियल ईयर। ये क्या है कि रेगुलर असेसमेंट के लिए अगर कोई डिमांड आ जाता है, जैसे लेट हम रिटर्न फाइल करेंगे, तो वहाँ के लिए ये है कि अगर आप रेगुलर पे करना चाहते हैं तो रेगुलर जो TDS नॉर्मल चालान पे होता है उसके लिए हम यहाँ पे गए। फिर हमें चूज करना है कि कौन सा किस सेक्शन में हमें पे करना है। तो हम चाहे तो इसे ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं किस सेक्शन के लिए पे करना है। अदरवाइज हम फिल्टर भी कर सकते हैं। यहाँ से हम फिल्टर कर लेते हैं 194J का, 194J, और फिर हम कोड में भी 94J। ठीक है, हमने फिल्टर कर लिया। तो प्रोफेशनल और टेक्निकल फी के लिए ये हमारा आ गया पे करने के लिए। हम कंटिन्यू करते हैं। फिर कंटिन्यू करके हम पे करेंगे। जैसे CA ने बिल दिया, CA क्या है, कंपनी डायरेक्टली नहीं है। अगर किसी कंपनी से आता कोई अकाउंटिंग फी के लिए, कुछ के लिए, जैसे कंटेक्चुअल सर्विस के लिए, कमीशन के लिए, तो कंपनी डायरेक्टली होता है। लेकिन ये CA ने हमें ऑडिट फी के लिए बिल दिया है, तो अदर देन कंपनी डायरेक्टली हो जाएगा। अदर देन कंपनी पेमेंट 3000 होना चाहिए। 30,000 का बिल था तो 3000। यहाँ पे हम सीखने के पर्पज से बस 2 रुपया लिख रहे हैं, ताकि हमारा पेमेंट 2 रुपया ही डिडक्ट हमारे बैंक से। वैसे आपको 3000 पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट जो भी होगा वो इंटरेस्ट अमाउंट डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हम जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ ऑप्शन फिर से दोबारा करना पड़ेगा, रीजन ई। हाँ, अब देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ गया। हम चाहे तो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, बैंक काउंटर पे जाके कर सकते हैं, RTGS के थ्रू कर सकते हैं, और गेटवे के थ्रू कर सकते हैं। नेट बैंकिंग में अभी कुछ इशू है, कांट फाइंड योर बैंक, द नेट बैंकिंग मोड इज फॉर ऑथराइज बैंक ओनली। तो अभी ये ऑप्शन दे नहीं रहा है। एक बार बैक हो जाते हैं और फिर से हम क्लिक करते हैं। ये इंटरनेट का इशू होता है, देखा आपने, इससे कोई घबराना नहीं है, बैक होकर एक बार करना है। इन सब बैंक से आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, काउंटर पे जाके कर सकते हैं, RTGS के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे में क्या है कि आप चाहें तो ये जो बैंक देख रहे हैं ना, जरूरी नहीं कि ये बैंक आपके पास हो तभी आप पेमेंट, ये गेटवे है। गेटवे मतलब क्या कि ये इसके थ्रू पेमेंट होगा। हमारा बैंक कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं, इस बैंक के थ्रू होगा। जैसे HDFC बैंक का गेटवे है, हमारा ICICI है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि गेटवे HDFC है। जरूरी नहीं कि हमारे पास HDFC हो। जैसे रेलवे की टिकट हम बाय करते हैं, परचेज करते हैं, वहाँ पेयू के थ्रू हम पेमेंट करते हैं, पेटीएम के थ्रू करते हैं, कई सारी चीज़ें, रेजर पे के थ्रू करते हैं। ये सारे गेटवे होते हैं। ये बोलते हैं कि बैंक से कोई मतलब नहीं, आप हमारे थ्रू पे कर दीजिए, वो
स्क्रीन है, स्क्रीन पे जैसे पेटीएम का है तो पेटीएम पे हमें एक हमारे पेटीएम ऐप पे दिखने लगेगा कि 2 रुपये का पेमेंट करना है, और मैं पेमेंट कर देता हूँ। ये सीबीजीटी के नाम से दिखता है, और हम जैसे ही पेमेंट उधर से करेंगे तो यहाँ पे हमारा पेज अपने आप हट जाएगा और डाउनलोड वाले जगह। ये जो डाउनलोड है ना, ये क्या है, ये एडवाइस है, पेमेंट एडवाइस है। ये अगर हम डाउनलोड करके समझेंगे कि नहीं, हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर। ये अभी एडवाइस डाउनलोड हुआ है, चलान नहीं हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, तब जाके वो चलान आएगा, क्योंकि चलान पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है। अभी तक चलान नंबर जनरेट नहीं हुआ है, देख सकते हैं ना BSR। तो सिर्फ अभी पेमेंट एडवाइस हुआ है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट नहीं कीजिएगा तो आपका चलान मिस हो सकता है। तो हम वेट कर रहे हैं, ना रिफ्रेश करेंगे ना कुछ, थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि चलान जनरेट होके दिखने लगे। अभी जो हमने किया है, डाउनलोड किया है पेमेंट एडवाइस, सॉरी ये चलान, हाँ ये चलान हो गया था, ठीक है, ये चलान ही हो गया था अभी डाउनलोड। अगर नहीं हो तो हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि ये देखें चलान रिसिप्ट, ये हमारा चलान रिसिप्ट डाउनलोड हो गया था, और नीचे जो ये है ये पेमेंट एडवाइस, ये देखिए। तो ये हमारा पेमेंट एडवाइस सेम है, ये भी चलान नंबर है, पेमेंट एडवाइस मिस कर गया है। पेमेंट एडवाइस आता है पहले, फिर चलान नंबर आता है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ये कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होगा। तो अभी चलान ही आ गया हमारे पास, यहाँ का प्रोसीजर खत्म हो गया। अब चलान पेमेंट के बाद हम चलते हैं कि हम कैसे रिटर्न फाइल करेंगे। अब हमने यहाँ पे कर रखा था, यहाँ हमें चाहिए था चलान, चलान डिटेल, तो हम यहाँ करेंगे एड रो, ये हम कर रहे हैं आरपीओ पे, हमें एक ही चाहिए, एक ही चलान है तो एक ही चाहिए। अगर 2 चलान होता तो 2 लिख, अभी आ गया। TDS अमाउंट कितना था, 2 रुपये का था। सरचार्ज कुछ भी नहीं था, एजुकेशन सेस नहीं था, इंटरेस्ट भी नहीं था, लेट की पेनाल्टी भी नहीं था। BSR कोड चाहिए, BSR कोड क्या है हमारा, तो हमने डाउनलोड कर रखे हैं, ये रहा BSR कोड, देख रहे हैं 0510002, 0510002, ठीक है, 0510002 7 नंबर का, 7 डिजिट है उसके अंदर। फिर कब हमने चालान जमा किया है, तो आज किया है, तो आज का डेट हम डालेंगे 15 नवंबर है आज, तो हम 15 नवंबर डाल रहे हैं। लेट फाइल कर रहे हैं तो 15 दिन का तो लेट फाइलिंग आएगा, क्योंकि 31 अक्टूबर था। तो हम सीखने के पर्पज से कर रहे हैं, तो आप लोग मत कीजिएगा आफ्टर ड्यू डेट से पहले ही कर लिया कीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ सिखाने के पर्पज से बनाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ हम 15 नवंबर करके ओके कर देते हैं। चलान का सीरियल नंबर अभी हमने कर रखा था, चलान का 04624, देख रहे हैं यहाँ पे 04624, 04624। इसे हम साइड कर लेंगे, हम चाहें तो इसे हम करके जो राइट एरो होता है उससे भी हम टैब से भी हम जा सकते हैं, बट हर टैब जाने के बाद ना ये उससे फिल करने के लिए बोल देता है, इसलिए मैं इससे ही हो रहा हूँ। ये हो गया हमारा डिपोजिट मॉडल, ये ठीक है, इंटरेस्ट का नहीं है कुछ भी। माइनर हेड में यहाँ हमें करना पड़ेगा, कौन सी हेड में हुआ है हमें, माइनर हेड में क्या है 400 वाले में, सॉरी 200 वाले में क्या है ना, 200 वाले, यहाँ चलान पे भी लिखा होता है वो, देख रहे हैं माइनर हेड 200 वाले में क्या है। अब हमारा इसमें कुछ फिल करने के लिए ऐसा बचा है, हम इससे आगे तक अभी हम सेव कर लेते हैं, एक बार बीच बीच में सेव करना जरूरी है, हमने सेव करके रख रहे हैं, सेव कर दिया। अब हम चलते हैं डिडक्टिव वाली डेट पे। डिडक्टिव में कितना डिडक्टिव है वो हमें यहाँ पे करना पड़ता है। अब हमारे पास 2 चालान होता है ना, मान लेते हैं यहाँ पे एक और चालान होता है, तो जब भी हम डिडक्टिव में जाते हैं तो हमारे पास एक्सेल सीट होगा, हमें एक्सेल सीट से ये पता रहेगा कि किस चालान में कितने डिडक्टिव को हमने एडजस्ट किया है अपने एक्सेल वर्क के अकॉर्डिंग। तो अगर हमें डिडक्टिव चाहिए तो अब ये पूछेगा कि चालान नंबर 1 जो है, चालान नंबर कौन सा है, ये चालान देख रहे हैं 1, इसमें कितना डिडक्टिव, अगर दूसरा चालान होता तो दूसरे में कितना डिडक्टिव। तो हम इंसर्ट रो करेंगे, तो 1 नंबर चालान में अब मैं एक ही डिडक्टिव ऐड करना चाहता हूँ, एक, अगर मेरे पास 4 होते तो मैं 4 लिखता, उस चालान में 4 डिडक्टिव का TDS का अमाउंट उस चालान के थ्रू पेमेंट हुआ है। अगर एक ही का हुआ है तो एक ही डालेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कंसोलिडेटेड की पूरे महीने का एक बार जोड़ के सेक्शन वाइज हम पेमेंट चालान का करा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा हमारे शीट से कि इस चालान में 4 लोगों का पेमेंट हुआ था या 5 डिडक्टिव का पेमेंट हुआ था। यहाँ हम एक का ही कराए हैं,
सीखने के पर्पज से ठीक। ओके करेंगे, यहाँ आ गया। चालान सीरियल नंबर क्या होगा, 1 नंबर जो फिल कर रखा है वो ऑटोमेटिक ले लिया भैया साहब, डेट भी ले लिया। सेक्शन अंडर विच पेमेंट, अब किस सेक्शन में क्या है, इसमें ना सिर्फ 3 ही लगा, या तो 3 डिजिट 3 नंबर या नंबर डिजिट, सिर्फ 3 लेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें इसको छोड़ दीजिए, और ये आईसी का है, इसलिए आईसी वाला जो है वो 26 क्यू का ही पार्ट है। 194 आईसी होता है, वो होता है जैसे स्पेसिफिक कोई एग्रीमेंट बना हुआ है कि कोई ऑनर अपने प्रॉपर्टी को रेंट पे देना चाहता है, तो जब भी रेंट का पेमेंट करेगा तो 194 आईसी के थ्रू पेमेंट करेगा, 5% पेमेंट होता है उसका, और उसे 26 क्यू के थ्रू फिल करना पड़ता है, वो चीज़ है। ठीक है, हमें 94 JB यहाँ होगा 4 GB के नाम से, ये है हमारा। देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए लिखा आ जाता है कि 94 ये IB है, तो ये नहीं होगा, हमें JB चूज करना है। ध्यान दीजिएगा, JB देखिए, फी फॉर प्रोफेशनल फी सर्विसेज इसके लिए है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। फिर 1 नंबर है डिडक्टी का रेफरेंस नंबर बोल रहा है, अगर है तो, नहीं है तो कुछ नहीं, पैन ऑफ डिडक्टी। अब पैन हम ले लेते हैं, हमने अपने सीट में बना रखा है पैन, जैसे ये डिडक्टी का डिटेल है। अब कोई भी एक डिडक्टी हम ले लेते हैं। ध्यान रखिए एलाइज क्यों लिखा है, ये दीपक एंड को जो है ये इसके बिजनेस का नाम है, लेकिन ये प्रोप्राइटर है, तो इसका जो चौथा लेटर होता है ना, देखिए चौथा लेटर प्रोप्राइटर पी, तो पी है, और पांचवा है वाई, वाई मतलब सरनेम, जो पांचवा होगा इंडिविजुअल जो प्रोप्राइटरशिप का पैन होता है, उसमें जो पांचवा लेटर होता है वो होता है सरनेम, और जो चौथा लेटर लेटर होता है वो इंडिकेट करता है कि वो पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, क्या है, पी है तो प्रोप्राइटरशिप, एफ होता तो पार्टनरशिप, सी होता कंपनी, टी होता तो ट्रस्ट। तो इन तरह की चीजें होती है, जैसे आप मान लेते हैं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ टी, अगर पी है, अगर एफ है, सी है ना, इन तरह की चीजें होंगे, एच है, तो ये अगर चौथा लेटर हो कौन सा हो, कि ये अगर आपका फोर्थ लेटर इन पैन, तो क्या होगा, पी मतलब प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप, टी मतलब ट्रस्ट, ठीक है, एफ मतलब फर्म, पार्टनरशिप फर्म, फर्म, सी होगा तो कंपनी, एच होगा तो HUF। तो इससे हमें पता चल जाता है। तो ये देखिए, ये दीपक एंड को है, सरनेम इसमें वाई से मतलब क्या होना चाहिए, दीपक कुमार भी नहीं होगा, दीपक यादव नाम है इसका। ठीक है, दीपक यादव, तो ये दीपक यादव होगा, तो हम इनका पैन ले लेते हैं और यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ कर दिया हमने। नेम ऑफ डिडक्टिव, डिडक्टिव का क्या नाम है, दीपक यादव। यहाँ अगर हम उसके बिजनेस का नाम लिखेंगे तो मिसमैच आ जाएगा पैन से, वो बोलेगा कि आपका वाई और यादव मैच नहीं कर रहा है, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। पेमेंट डेट कब होगा इसका, कब हमने बिल बुक किया था, मान लीजिए मैंने लास्ट डेट को किया था, हमने लिखा होगा वैसे इसमें 30 सितंबर को किया था, तो 30 सितंबर को किया था, तो यहाँ पे हमें 30 सितंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, चालान टाइम टू टाइम करेंगे पेमेंट, ये सिखाने के पर्पज से जो मैं लास्ट में दिखा रहा हूँ कैसे कैसे होगा, लेकिन जो एक्सेल में हमने बता रखा है बस उसी के अकॉर्डिंग चालान की पेमेंट सबकी पेमेंट, अदरवाइज आपको लेट फी पेनाल्टी लग सकती है। तो हम सिखाने के पर्पज से आपको आज पेमेंट करके दिखाया है, आप लोग ना करें लेट, आप लोग लेट ना करें। ठीक है, इन चीज़ों को यहाँ पर हमने फिल कर लिया। ओके, यहाँ तक हमने फिल कर लिया। फिर अमाउंट पूछ रहा है कितना अमाउंट पे टीडीएस कटा है, कितना अमाउंट पे, अब 2 रुपया है तो 2 रुपया के हिसाब से करते हैं, मान लेते हैं 20 रुपया कर लेते हैं, 20 का ही 10% 2 रुपया होगा ना, वैसे तो 30,000 था उधर, लेकिन हम यहाँ 20 रुपया, फिर 2 रुपया कर लेते हैं, सिखाने के पर्पज से है, बस ये ध्यान रखिएगा, खर्चा जीरो है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन से जीरो है, जीरो लिख दीजिए तो एरर में ये आने रहेगा, इसलिए जीरो लिख रहे हैं। ठीक है, जितना अमाउंट था, ये जो देख रहे हैं पेड क्रेडिटेड, पेड क्रेडिटेड क्या है कि इनवाइस कितने का था, और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट, यानी जो पेमेंट ऑफ क्रेडिट हुआ है वो क्या है, इनवाइस डेट जो होता है वो क्या है, 30 सितंबर है, 20 रुपये का अमाउंट था, लेकिन इसमें डिडक्शन डेट भी होगा, डिडक्ट देखिए ये डेट ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन डेट मतलब कि पेमेंट के टाइम में आपने डिडक्ट किया था या इनवाइस बुक करने के टाइम में, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे हम डालेंगे सेम, कि हम सेम टाइम में हमें इनवाइस मिल गया था, पहले हमें इनवाइस नहीं मिला था, फिर हमने पेमेंट किया था। ओके,
लेकिन अगर हम एडवांस पेमेंट के टाइम में के रहते तो उस टाइम में हमें उसका डेट डालना पड़ता, तब दोनों डेट अलग अलग हो जाता। ओके, रीजन पूछ रहा है कि रिमार्क रीजन नॉन डिडक्टेबल, ये नहीं करना है कुछ भी इसमें। अब आपका पूरा फिल हो चुका है, ये सब कोई कम मैंडेटरी पार्ट नहीं है, हम यहाँ से कर सकते हैं। अब हमने सेव कर दिया फिर से, अब हमारा सब कुछ फिल हो गया है। ये भी डिडक्टर का जो डिटेल चालान हमारा फाइल बना हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, CSV फाइल करेंगे। ठीक है, तो CSV फाइल डाउनलोड करने के लिए हम जाएंगे इस पे और हम देखेंगे कि डाउनलोड CSV फाइल, पहले हमने यहाँ से पे टैक्स से चालान पेमेंट किया था, अब इसी में डाउनलोड CSV फाइल। डाउनलोड CSV फाइल में हमें टैन नंबर चाहिए होगा, टैन नंबर जो कि हमारे पास है ऑलरेडी डिडक्टर वाले में, ये रहा टैन, ये हमने टैन लिया है। ठीक है, और हम पेस्ट, फिर हमें टाइप करना पड़ेगा PTNR, ठीक है, 057 057 18 एंड G। फिर हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे अपना। ठीक है, जब ये मोबाइल नंबर भरेंगे तो फिर इस पर एक OTP आएगा इस वाले पे। ये बोल रहा है मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ से हाथ से टाइप कर देते PTNR 05718 एंड G। फिर हम कंटिन्यू करेंगे। OTP आएगा एक मोबाइल पे, जरूरी नहीं कि जो रजिस्टर है वही, कोई भी मोबाइल नंबर डाल के आप OTP उससे लेकर वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक OTP आया है 871871 एंड 650। ठीक है, तो हमने ये OTP कंटिन्यू करना है। यहाँ नाम आ गया, जो डिडक्टर है उनका नाम, डिडक्टर के नाम से हमें देखना होगा। अब इसके लिए हमें डेट डालना है, तो डेट तो जो चालान का डेट होता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो प्रीवियस क्वार्टर में हमने चालान पेमेंट किया और उसको हमने पार्सली कंज्यूम किया और पार्सली नहीं किया, तो प्रीवियस क्वार्टर का जो चालान होगा वहां से ले सकते हैं, यानी सेकेंड क्वार्टर का हम फाइल कर दें, फर्स्ट क्वार्टर में कोई चालान एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया तो उसे भी हमें चाहिए, तो वो डेट चाहिए होगा। तो आप फर्स्ट क्वार्टर का डेट चूज कर लीजिए और अभी तक का, या सेकेंड क्वार्टर का चालान पेमेंट किए हैं, फर्स्ट क्वार्टर से कोई मतलब नहीं है, तो आप सेकेंड क्वार्टर का डेट का कब से होगा, जुलाई का होता है तो 7 जुलाई से होता है, यानी आप जुलाई ले लीजिए, जुलाई से ही ले लीजिए, जुलाई से लेकर और आज तक जो आपने पेमेंट किया होगा। फर्स्ट क्वार्टर का कोई चालान है जो आप इसमें यूज करना चाहते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर का डेट ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, और आज तक का डेट ले लीजिए। लेकिन इसमें जो जो आप यूज कर सकते हैं वो क्या है कि एक हमारा अभी का फाइनेंशियल ईयर और एक पिछला फाइनेंशियल ईयर, इस दो का ही, इससे पहले आप नहीं जा सकते हैं। इससे पहले पे ऑप्शन ही नहीं दे रहा है कि आप जाएंगे, इसमें मिलेगा लेकिन वो जब फाइल करेंगे तो बोल देगा कि नहीं प्रीवियस क्वार्टर। यहाँ हम फिल्टर कर लेते हैं चालान को, तो हमने फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर ले लिया, जबकि हमें सेकेंड क्वार्टर करना है तो हम सेकेंड क्वार्टर ले लेते हैं। सेकेंड क्वार्टर का अगर मान लेते हैं जुलाई है, जुलाई अगस्त, जुलाई का तो अगस्त से हुआ होगा पेमेंट, हम जुलाई से ही ले लेते हैं, जुलाई से लेंगे और आज तक का ले लेते हैं। तो हम इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें दो पेमेंट हुआ पड़ा है। डाउनलोड फाइल, ये CSV फाइल है, ये डाउनलोड हो गया। अब देखिए इससे पहले भी हमने डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ ब्रैकेट आ गया, तो एक हमें हटाना पड़ेगा, ब्रैकेट होगा तो स्पेशल कैरेक्टर आ जाता है, तो वो फिर दिक्कत करेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ हमें नाम से ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, हमने यहाँ पे नाम से ब्रैकेट हटा दिया। ठीक है, ओके, एक स्पेस आ रहा है, उस स्पेस को भी थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, कर दिया। अब ये हमारा सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जब हम क्रिएट फाइल करेंगे तो CSV फाइल की जरूरत पड़ेगी हमें। अब ये बोल रहा है सेलेक्ट डिडक्टर एम्प्लॉय एड्रेस नोट चेंज, अब कुछ एरर आ रहा है तो बार बार एरर को हम सही करेंगे। अब क्या है एरर, फॉर्म में गए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हैज एड्रेस चेंज लास्ट टर्न, हम बोलेंगे नो, नहीं हुआ है, पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर इससे पहले करते हैं तो क्या, फिर से कर रहे हैं क्रिएट। फिर बोल रहा है एंटर रिस्पॉन्सिबल नाम, अब नाम नहीं डाले थे हम यहाँ पे, तो नाम डालेंगे। ये जो एरर आएगा वो सारा आपको इसमें बताता रहेगा। ठीक है, फिर हम क्रिएट फाइल, अब पैन नहीं आ रहा है इस वक्त, यहाँ पैन डालेंगे, हमारे पास सारा डिटेल बना होता है, ये देखिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन का सारा डिटेल बना है ना, तो हम डाल सकते हैं। इससे मुझे याद है तो मैं डाल देता हूँ, हमने ये कर लिया। ठीक है, फिर क्रिएट करेंगे, फिर कुछ एरर आएगा, एंटर डेजिग्नेशन, अब डेजिग्नेशन यहाँ लिखना होता है, ये हमने लिख दिया। फिर क्रिएट करते हैं, अब सेलेक्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन एड्रेस चेंज, अब एड्रेस चेंज बार बार पहले चेंज हुआ था, अब पहली बार है तो पहली बार, अगर होता चेंज हुआ रहा तो बोलते यस, फिर वो एड्रेस लिखते, तो हम यहाँ नो कर सकते हैं। फिर क्रिएट फाइल, अब बोल रहा है कि जो पहला कॉलम है उसमें 28वां नंबर, यानी जो डिडक्टिबल है पहला में 28वां नंबर में कुछ छूट रहा है, रेट, ये देखिए रेट छूट रहा है कि किस रेट से हमने डिडक्ट किया है, तो 10% है ना, 10% हमने लिख दिया। ठीक है,
10%। अब क्रिएट फाइल, अब हम क्रिएट फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ हम CSV फाइल ब्राउज करेंगे। CSV फाइल कहाँ है हमारा, डाउनलोड। तो हमारा CSV फाइल डाउनलोड के अंदर हमने डाउनलोड में क्या सेलेक्ट। अब हमें जो एरर रिपोर्ट आएगा, कुछ गलती हो रही है वो, या फाइनल फाइल ही बन जाए, यानी FBU फाइल बन जाए और 27A जनरेट हो जाए। अगर ये जनरेट नहीं होगा तो एरर फाइल होगा। इस दोनों के लिए कौन सा जगह होगा, तो हम वो जगह हमने बना रखा है TDS के नाम से, ठीक है। इसमें इन न्यू फोल्डर के अंदर यहाँ पे हम चाहते हैं आ जाए, तो हम यहाँ पे करेंगे सेव। अब हमने वैलिडेट किया तो एरर आ गया। अब एरर के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे तो भी आपको एरर दिखेगा, ठीक है। ये देख रहे हैं, यहाँ दिख रहा है ना, रिसीट नंबर ऑर्डिनरी रेगुलर स्टेटमेंट फाइल, मतलब कि आपने यहाँ देखिए यस कर रखा है और यहाँ पे ऑर्डिनरी रिसीट में, यहाँ अगर आप यस करेंगे मतलब कि आप पहले रिटर्न फाइल कर चुके हैं, तभी तो आप प्रीवियस वाला बता रहे हैं यस। अगर नो करेंगे तो पहली बार है, हम नो कर देते हैं। अगर आपका खो गया हो प्रीवियस का, नहीं मिल रहा हो, नया लॉगिन बनाना हो, फॉरगेट करना है, तो नो करके चलिए। अगर आपके पास है तो यस, यहाँ पे पिछले क्वार्टर का ओरिजिनल रिसीट नंबर डालिएगा, और ये आप लॉगिन करके डायरेक्ट खुद फाइल कर सकते हैं, तब आपको पैन सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। अदरवाइज आपको नो करेंगे तो पैन सेंटर से ही होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास वहाँ एरर दिखा, अब मुझे एरर देखना है कि फाइल में कहाँ वो एरर आया है। अब इस फाइल के अंदर भी ये तो हटाइए, पहले से था, ठीक है। इसमें ये देखिए ये एरर आ रहा है, ये एरर है, अभी तक 27A जनरेट नहीं हुआ है, ये एरर है। ये देखिए वही सेम एरर है ना, ये एरर रिपोर्ट जनरेट हो जाता है, ये हो गया जनरेट। अब ये है देखिए, ये एबीयू लिखा है लेकिन ये फाइल टेक्स्ट में है, एबीयू नहीं है, तो मतलब अभी तक ये नहीं हुआ है सही। तो हम एक बार काम करते हैं, इसको अब डिलीट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमने वहाँ सही कर दिया है, ठीक है। हमने यहाँ पे सही कर दिया ना, नो कर दिया। अब हम करते हैं क्रिएट फाइल, ठीक है। अब देखिए फिर से हमें चूज करना है CSV, वहीं से चूज कर लेंगे। अगर है पहले से ऑलरेडी तो पहले कहाँ रखना है वो भी हमने अभी डाल रखा था, वो आ गया। अब हम वैलिडेट कर देते हैं, ठीक है। वैलिडेट करेंगे तो सक्सेसफुली लिखना चाहिए अगर बन गया तो। देखिए फाइल वैलिडेट सक्सेसफुली, ये अब हमारा बन गया। अब FB भी बन गया और 27AB जनरेट हो गया। अब दिखाते हैं आपको, देखिए ये 27 है, जितना अमाउंट पे आपने TDS काटा है वो अमाउंट आ गया 20 रुपया, और जितने का TDS आप जमा कर रहे उतने का आ गया, ये दिखता है। इस पे साइन करके स्टाम्प लगा के आपको पैन सेंटर भेजना पड़ेगा। जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा जिसका नाम आ रहा है वो साइन करेंगे, और जो कंपनी का आपका बिजनेस का स्टाम्प है वो स्टाम्प लगाएंगे साइन करके, और भेजना पड़ेगा पैन सेंटर। अगर आप पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो, या आप भुला चुके हैं पुराना वाला रिटर्न, ठीक है, आपके पास कुछ है नहीं, तो उसके लिए आपको पहली बार मान के समझना पड़ेगा। आपके पास अगर लॉगिन आईडी भुला हुआ है तो आपको पहली बार ही मानना पड़ेगा, कर सकते हैं। ऐसा भी कभी कभी होता है कि हमारा कोई TDS डिपॉजिट नहीं करना है, रिटर्न फाइल नहीं करना है और हम भूल गए, तो आप 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये से रिटर्न फाइल कर लीजिए, और जो रिसीट नंबर आएगा उससे आप फिर नया से फॉरवर्ड करके सारा कुछ अपडेट कर सकते हैं अपने लॉगिन पे। टैन लॉगिन बनाना हो, ट्रेसेस लॉगिन। अब हमारा ये बन गया, तो ये और ये फाइल, ये देखिए ये FBU फाइल आ रहा है ना, ये FBU फाइल है, और ये PDF है। इस दोनों को हम पैन सेंटर भेज देंगे। अगर हमारे पास कॉन्टेक्ट है तो हम मेल के थ्रू करेंगे, अदरवाइज पेन ड्राइव में ले जाकर हम रिटर्न फाइल करेंगे। वहाँ उनका 60 रुपया चार्जेस होते हैं, वो 60 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारे पास लॉगिन आईडी हो और हमने इसमें ओरिजिनल रिसिप्ट नंबर डाला हुआ होता, तो हम खुद से भी फाइल कर सकते थे। कैसे करते हैं खुद से फाइल, हम जाते लॉगिन पे, लॉगिन आप पैन से भी कर सकते हैं, टैन से भी कर सकते हैं, और CA का आईडी होता है उससे भी। लेकिन यहाँ TDS है तो टैन से, इनकम टैक्स रिटर्न होता तो पैन से करते हैं, अभी TDS है तो टैन से करें, ठीक है। यहाँ हम अपना पासवर्ड डालते हैं। अगर हम पहले रिटर्न फाइल किए होंगे तो वो हमें दिखेगा। हम जाएंगे, देखिए ये TDS लिखा हुआ देख रहे हैं, TDS मतलब ये टैन लॉगिन है। यहीं पे अगर पैन वाला होता तो इनकम टैक्स में हम फाइल करते हैं, वहाँ प्रोफाइल आता, सब कुछ दिखता हुआ, ये TDS है। तो हम यहाँ पे जाएंगे व्यू फाइल में, क्या हमने पहले कभी किया है, यहाँ दिखा रहा है नो फॉर्म फाइल, कोई फाइल नहीं। अगर फाइल वाला था ना तो लिखा आता 2020, 21, 2022, 23, उसमें 26Q, 24Q, जो फॉर्म आप फाइल किया। अब मान लीजिए अगर हमें फाइल करना है तो फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे फाइल करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कई सारे फॉर्म आ गए, हमें TDS लिख देना है, ये देखिए TDS नीचे आ रहा है, TDS ढूंढना होता है, तो हमने TDS पे फाइल नाउ करना है। फिर यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्ट, यहाँ पे आपको फॉर्म कौन सा है, 26Q है,
यहाँ पे आपका कौन सा ईयर है, जो ईयर है आपका फाइनेंशियल ईयर, यहाँ देखिएगा, ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल असेसमेंट का क्वार्टर सेकेंड, रेगुलर है, रेगुलर करेक्शन मतलब जो कौन फाइल्स जनरेट करके आप रिवाइज करते हैं रिटर्न को उस टाइम के लिए है, तो वो भी आप अपने लॉगिन से कर सकते हैं। यहाँ रेगुलर कर रहा हूँ मैं, यहाँ कुछ सिखाना चाहता हूँ इसलिए। यहाँ अटैच फाइल में कौन सा, एफ वी यू, अगर हम एफ वी यू अटैच करेंगे, देखिए क्या बोलेगा, ये मना कर दिया कि नहीं, वो एफ वी यू इसे ऐसे नहीं चाहिए, इसे चाहिए जनरेटेड एफ वी यू फाइल शुड बी इन जीप, जीप फॉर्मेट में चाहिए। तो आपको इस फाइल को अगर आप खुद से फाइल कर रहे हैं तब, पैन सेंटर भेजना है तब जरूरत नहीं, खुद से कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जीप में हमने किया, ठीक है, यानी खुद से करने का मतलब कि हमने पहले कर रखा होगा फाइल का भी, उससे लॉगिन बना रखा होगा, अदरवाइज हम लॉगिन नहीं बना सकते हैं। पहली बार आपको बाहर ही कराना पड़ेगा, पैन सेंटर से ही कराना पड़ेगा। आप पहले करा चुके हैं तो आप ट्रेसेस पे पहले लॉगिन बनाएंगे, फिर ट्रेसेस पे लॉगिन बनाने के लिए एक्नॉलेजमेंट नंबर चाहिए होता है, वहाँ बनाएंगे, फिर वहाँ पे रजिस्टर एट इनकम टैक्स करेंगे, तब जाके आपके इनकम टैक्स पे लॉगिन बनेगा, उससे पहले नहीं बन सकता है आपका। ठीक है, अभी हमने कर दिया, इसको हम करते हैं कट। अब हम यहाँ लेते हैं, फिर अब देखिए जीप फाइल, अब जैसे जीप फाइल करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रोसीड टू वेरीफाई करेंगे तो दो ऑप्शन आएगा कि डीएससी से करना चाहते हैं या ओटीपी से। अगर ओटीपी से तो ओटीपी से, डीएससी से डीएससी से। जब आपका फाइल हो जाएगा तो ट्रिपल आर नंबर आएगा, जिसे हम ओरिजिनल रिसीट नंबर बोलते हैं, और एक्नॉलेजमेंट रिसीट आता है, वो एक्नॉलेजमेंट रिसीट पे ट्रिपल आर नंबर होना चाहिए, तभी वो फाइल माना जाएगा, अदरवाइज फाइल नहीं। कभी कभी एरर आता है, रिसीट नंबर जनरेट ही नहीं होता, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि एरर क्या है, तो चेक कीजिएगा, जब ट्रिपल आर नंबर आ जाए तो समझिए फाइल। तो आज की वीडियो में हमने पूरा प्रोसीजर किया है कि कैसे सीट बनाना है, कैसे फिल करना है 26 क्यू के लिए, कैसे चालान पे करना है और कैसे फाइल करना है, दोनों ऑप्शन। ओके, आज के लिए हम इतना पे ही ख़त्म करते हैं वीडियो को। आप लोग कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर कोई दिक्कत है तो मेरा नंबर इसमें आ रहा था, आप चाहे तो हमें पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या कमेंट में आप अपना नंबर लिख दें जिस पे आपको ये सीट चाहिए या कोई क्वेरी चाहिए, तो उसके लिए हम आपका रिजॉल्व करेंगे जो भी दिक्कत आएगी उसकी। ठीक है।